केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे कोलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो हमने कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन किया था, 3 टाइप का क्लासिफाई किया था कोलॉइड्स को। एक उनकी जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट पे हमारे पास जो कोलॉइड्स बने थे वो 8 टाइप्स के बने थे, ठीक है, जिसमें डीपी और डीएम की हमने फिजिकल स्टेट देखी थी, ठीक है। और दूसरा जो टाइप था वो डीपी के जो पार्टिकल है, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी वी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। एक था आपका मल्टीमोलिक्यूलर, दूसरा था मैक्रोमोलिक्यूलर, और थर्ड था एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। हाँ जी। और फिर जो लास्ट टाइप था जिसमें हमने डीपी और डीएम के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो उसके बेसिस पे जो कोलॉइड्स बने थे, एक तो था लायोफिलिक और एक था लायोफोबिक, ठीक है। 2 टाइप के कोलॉइड्स बने थे, ठीक है। हाँ जी। तो एक तो था, जो लास्ट क्लासिफिकेशन था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of interaction between DP and DM, तो जो डीपी और डीएम के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके बेसिस पे हमने 2 टाइप के कोलॉइड डिस्कस किए थे। एक था लायोफिलिक और दूसरा वाला था लायोफोबिक। क्या था, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक में क्या होता है, बेसिकली लायोफिलिक कोलॉइड्स है, उसमें क्या होता है, जो डीपी के पार्टिकल होते हैं उनका डीएम के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो लायोफिलिक का बेसिक मीनिंग होता है सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें आपने डीएम फिल कर रखा, मान लो ठीक है, डीएम है, और डीपी के पार्टिकल है वो सस्पेंडेड है इस तरह से, ठीक है। डीपी के पार्टिकल है वो इस तरह से सस्पेंडेड है, ये डीपी है। तो जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो डिस्पर्स्ड फेज के चारों तरफ जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिससे ये कोलॉइड्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं, ठीक है। इसी कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर होती है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोल्वेशन बाय डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। तो इससे स्टेबिलिटी क्यों होती है, उसका रीजन क्या होता है, देखो बेसिकली कोई भी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। चाहे आपका कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन हो उस पे या तो सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा जितने भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, या उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। एक सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होता है सारे डीपी के पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है, उसका मतलब ये है कि उसके जितने भी डीपी के पार्टिकल है उन पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब मान लो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो बाहर से, इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे, बिल्कुल, ठीक है। जैसे NaCl डाल दिया, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, जो डीपी के जो पार्टिकल है उनका क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, उनका क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो होता क्या है, बेसिकली ये जितने भी कोलोइडल पार्टिकल है सब पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तो आप जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे बाहर से, जैसे NaCl ऐड करिए आपने,
क्या किया, NaCl ऐड किया। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होगा इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, है ना, वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। या मान लो आपने फॉस्फेट आयन डाल दिया, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, डीपी के पार्टिकल के ऊपर जो भी चार्जेस है, ठीक है, उनको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और यदि ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जो कोलॉइड पार्टिकल है वो पास पास आ जाते हैं, फिर क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल है वो क्लोज आ जाएंगे, और उनके क्लोज आने से उनका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। उनके क्लोज आने से उनका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब यदि आपका डीएम है वो प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, डीएम है डिस्पर्जन मीडियम, यदि प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव चार्ज है वो लेयर के बाहर ही होगा, है ना, अंदर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे ये है डीपी का पार्टिकल, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर है, मान लो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। अब इलेक्ट्रोलाइट आया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट आता है, ठीक है। तो अब प्रोटेक्टिव लेयर के कारण इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, है ना, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है ना, वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अंदर तक इंटरेक्ट नहीं करने देगी, ठीक है। इससे क्या होते हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड्स आते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनका रीजन यही होता है बिकॉज दीज कॉलॉइड्स आर एक्सटेंसिवली सोलवेटेड बाई डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। जब तक इस लेयर को आप ब्रेक नहीं कर दो, जब तक ये प्रोटेक्ट लेयर हटेगी नहीं, तब तक इनका न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं सकता, ठीक है। ये पीपीटी फॉर्म में नहीं आने वाले। वहीं आपके जो लायोफोबिक कॉलॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग, ठीक है। तो इसमें डीपी के पार्टिकल है वो इस तरह से रहेंगे, है ना, कोई प्रोटेक्टिव लेयर बनती नहीं है, और प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनने के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इनका प्रेसिपिटेशन कर देता है ना, इनका जो चार्ज है उसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा बिल्कुल। अभी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, जरा प्रॉब्लम आ रही है, बैकग्राउंड में कोई नॉइज ज्यादा आ रही है? चलो ठीक है, मैं ना 1 मिनट रुको। अब ठीक है। तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं उसमें डीपी और डीएम के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होती है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं डीपी और डीएम के बीच में, ठीक है। जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स होता है उसमें सॉल्वेंट हीटिंग होता है, यहाँ पे डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, ठीक है। हाँ, मैंने आपको कल बताया था लायोफिलिक कॉलॉइड्स को बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली एक सुटेबल डीपी के पार्टिकल को किसी डीएम के अंदर मिक्स कर दो, ठीक है, तो आप अपना डिजायर्ड कॉलॉइड बना सकते हो। जैसे आपको स्टार्च का बनाना है तो स्टार्च को आप वाटर में मिक्स कर दो तो इस टाइप का कॉलॉइड बन जाता है, या जिलेटिन का या रबड़ का या किसी चीज का बनाना है तो उनको इजीली बना सकते हैं हम, सेलुलोज का है जो भी है ना, प्रोटीन्स का है। बट लायोफोबिक कॉलॉइड्स को बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेथड्स are required to prepare lyophobic colloids.
लायोफोबिक कॉलॉइड्स के एग्जांपल है जैसे मेटल सोल है, जैसे गोल्ड का सोल हो गया या आयरन का सोल हो गया, है ना। मेटल सोल हो गया, मेटल का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, या मेटल सल्फाइड का हो गया, मेटल सल्फाइड का हो गया, या मेटल ऑक्साइड का हो गया। ठीक है, ये जो सोल्स होते हैं ये लायोफोबिक होते हैं। इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। वो मेथड हम डिस्कस करेंगे, है ना अभी। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो लायोफिलिक होते हैं। उनके स्टेबल होने का क्या रीजन होता है, उनके रीजन ये है कि जो डीपी के पार्टिकल है ना, वो एक्सटेंसिवली सोलवेटेड रहते हैं बाई डीएम पार्टिकल, बाई डीएम पार्टिकल। ठीक है, हाँ जी। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करें तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। एक बार आप डीपी और डीएम को सेपरेट कर दो तो दोबारा मिक्स करके उनको हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो लायोफोबिक होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार आपने डीपी और डीएम को सेपरेट कर दिया तो दोबारा इनको आप फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है, और मैंने आपको रीजन आज बता दिया है वाई लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर मोर स्टेबल। उनका रीजन क्या होता है, ड्यू टू प्रोटेक्टिव फिल्म फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटेक्टिव फिल्म के कारण क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब हम आगे आज पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल तो आपके जो लायोफिलिक होते हैं वो तो नॉर्मली बन ही जाते हैं ना। हम आज लायोफोबिक कोलोइड्स है उनको बनाने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको इन्हीं मेथड्स पे फोकस करना है जो एनसीईआरटी के अंदर है। नोट्स में और भी एक आधे को एक्स्ट्रा दिए हुए नॉलेज के लिए, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ समझने का कुछ ज्यादा है नहीं कुछ। ठीक है, तो मैं जितने भी एनसीईआरटी में गिवन मेथड है मैं आपको वो सारे के सारे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेथड है एनसीईआरटी का, है ना, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स का, वो है ब्रीडिंग आर्क मेथड। क्या नाम है, ब्रीडिंग्स आर्क मेथड। ठीक है, और इसको इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, ब्रीडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। ठीक है, और उनकी स्पार्किंग करवाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो बात ऐसी है कि ये जो मेथड है ये कौन से सोल्स को बनाने के काम आता है। तो जो ब्रीडिंग आर्क मेथड होता है वो मेटल सोल बनाने के काम आता है। किसके काम आता है, मेटल सोल। मेटल के जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उनको बनाने के काम आता है। एग्जांपल जैसे गोल्ड का सोल हो गया, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सिल्वर का हो गया, है ना, आयरन का हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी मेटल सोल है उनको बनाने के लिए इस मेथड को हम यूज करते हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है। इसमें होता क्या है देखो, इस मेथड में देखो एक एपरेटस होता है। क्या करना, आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है, छोटा सा बीकर। ठीक है, और इसके अंदर भरना आपको डीएम, है ना, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो भी सुटेबल डीएम है उसको आप यहाँ पे फिल करोगे। तो ये मैंने भर दिया डीएम। ओके, हाँ जी। और इसके चारों तरफ मैं आइस बात लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, आइस बात, कूलिंग के लिए। तो मैं आइस बात लगा रहा हूँ, यहाँ पे आइस है सारी। हाँ जी, ठीक है, आइस है। तो बच्चों ये क्या है, आइस बात है, आइस है। ठीक है, हाँ। अब आपको जिस भी मेटल का सोल बनाना है, जैसे गोल्ड का बनाना है या सिल्वर का बनाना है, किसी का भी बनाना है, कॉपर का बनाना है, ठीक है, उस मेटल के इलेक्ट्रोड ले लीजिए आप। ठीक है, उस मेटल के क्या ले लीजिए, इलेक्ट्रोड ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, उस मेटल के इलेक्ट्रोड ले लीजिए। जैसे गोल्ड का बनाना है तो मैंने गोल्ड के इलेक्ट्रोड ले लिए, गोल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, उन इलेक्ट्रोड्स को आप बैटरी से कनेक्ट कर लो। उन इलेक्ट्रोड को आप किससे कनेक्ट कर लो, बैटरी से। जैसे मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स है उनको आप बैटरी से क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करो, आप इलेक्ट्रोड को टच करो, जैसे थोड़ा सा नीचे लाके उनको क्या करना है, टच करना है ना। अब इलेक्ट्रोड को टच करते हैं तो उससे क्या होगा,
स्पार्किंग होगी, ठीक है। स्पार्किंग से क्या होगा, जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत सारी अमाउंट में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इस इलेक्ट्रोड को वेपराइज कर देगी, ठीक है। जो भी टच पार्ट आप टच करोगे उस पार्ट को क्या कर देगी, वेपराइज कर देगी। जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको आयरन के पार्ट से टच करते हैं, तो होता क्या है, वहां वाला जो आयरन पार्ट है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। वेल्डिंग में हीट होता है और क्या, वेल्डिंग में कोई आयरन बाहर से थोड़ी आता है, वो आयरन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और मेल्ट होने से क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल के जो कुछ पार्ट है ना, मेटल के जो भी पार्टिकल है ना, जैसे गोल्ड के जो पार्टिकल है वो कहाँ पे चले जाएंगे, इस डीएम के अंदर चले जाएंगे। कहाँ पे चलेंगे, डीएम के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स भी डीएम के अंदर चले जाएंगे। हाँ जी, जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है, हाई हीटिंग से, तो सारा है जो मेटल पार्टिकल वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना, इस बात को भी ओके करना है, क्योंकि बहुत यदि हीट हो जाता है ना, यदि काफी ज्यादा हीट हो जाता है डीएम, तो फिर स्टेबिलिटी कम हो जाती है कोलोइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आपको साथ में कूलिंग भी करनी है, ठीक है। तो इस मेथड में दो चीजें होती है, ठीक है, और क्या क्या होते हैं वो दोनों एक साथ होगी यहाँ पे। यहाँ पे एक तो होता है डिस्पर्जन, एक होता है यहाँ पे डिस्पर्जन, और एक होता है यहाँ पे कंडेंसेशन। डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, मतलब जब जैसे ही आपने मेटल के जो इलेक्ट्रोड्स को टच किया, तो वहां से मेटल के जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, किसमें, डीएम के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, मेटल के जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रोड के जो पार्टिकल है, वो डीएम के अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे होगा डिस्पर्जन, ठीक है। दूसरा होगा कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, जो आइस बात हम यूज कर रहे हैं उसके कारण क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ होते हैं, तो मेथड होता है ब्रीडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल मेटल को वेपराइज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे किसका सोल बनेगा, गोल्ड का सोल बन जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो जो हेवी मेटल होते हैं जैसे गोल्ड है, एजी है, प्लेटिनम है ना, इनके सोल बनाने के ये काम आता है, ठीक है। हाँ जी, और ब्रीडिंग वार्क मेथड में दो फिनोमिना एक साथ होती है, एक डिस्पर्जन और एक कंडेंसेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बोलो इसमें कोई डाउट है तो, कोई डाउट हो आपको इसमें ब्रीडिंग आर्क मेथड में। ये मेथड है वो मेटल के सोल बनाने के लिए यूज होता है, जैसे आपको गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो ये गोल्ड का जो सिल्वर का जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है कई मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो जो इंट्रामस्कुलर किसी के मसल्स वीक होते हैं ना, तो वहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे गोल्ड का जो सोल है ना उसका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग मेडिसिनल यूज है, ठीक है, कई मेडिसिनल यूज है, कोई अदर भी एप्लीकेशन है इनके। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रीडिंग आर्क मेथड। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है, ठीक है, वो है पेप्टाइजेशन। क्या है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, तो पेप्टाइजेशन को समझने से पहले आपको ना बहुत सारी यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेगी, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। एक्चुअली में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज है ना, उससे रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे, तो ज्यादा अच्छे से समझो तब आएगा ये, है ना। तो मैं बताता हूँ पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, AgNO3 की रिएक्शन करवाई KI से, AgNO3 की रिएक्शन KI से करवाई, ओके, ठीक है। जैसे इसके मैंने 10 इसके ले लिए, मैंने 10 मोल ले लिए, ठीक है, और इसके मैंने ले लिए 15, ठीक है। जब अब रिएक्शन करेंगे, ओके, तो बनेगा क्या, AgI, क्या बनेगा, AgI प्लस KNO3 बन जाएगा। AgI की क्या बन गई, PPT बन गई, क्या बन चुका है, प्रेसिपिटेट बन चुका है। तो AgNO3 तो पूरा फिनिश हो जाएगा, है ना, पूरा चला जाएगा, बिल्कुल। ये इधर 5 मोल बच जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। और ये है बनी जाएगा, कुल मिला के AgI बन गया, ठीक है। तो होता क्या है,
कई बार हम क्या करते हैं, मतलब लेबोरेटरी प्रोसेस में जब भी हमारा रिएक्शन करवाते हैं तो कई बार प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? कई बार प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे एजीआई का भी प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। तो यदि इस प्रेसिपिटेट को मैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज कर दूं, ठीक है, हाँ, कन्वर्जन ऑफ ए फ्रेश पीपीटी, कोई भी आपके पास फ्रेश पीपीटी बनी है उसको आप कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर चेंज कर दो, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन बेसिकली क्या होता है? पेप्टाइजेशन इज नथिंग बट conversion of colloidal conversion of ppt into colloids, उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये पीपीटी कॉलोइड्स में कैसे कन्वर्ट होती है, उसका रीजन क्या होता है? देखो, एक्चुअली में जो एजीआई की जो पीपीटी होती है ना, एजीआई, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है। इस प्रेसिपिटेट में देखो, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस तरह से, ओके। अब है ना, अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो के आई है ना, ये एक्सेस में है ना, ये क्या है, अभी एक्सेस में बचा रह गया बिल्कुल, ठीक है। जो एक्सेस में होता है ना, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि यहाँ के तो बचा रहेगा, ठीक है। तो आपका जो कोलॉइड की जो पीपीटी बनती है वो डिस्पर्जन मीडियम में जो कॉमन आयन है उसको एब्जॉर्ब करती है अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है। मुझे बताओ, एजीआई और केआई में से कौन सा आयन कॉमन है? विच आयन इज कॉमन बिटवीन एजीआई एंड केआई? कौन सा आयन कॉमन है? जो कॉमन आयन है वो क्या हो जाएगा? सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एजीआई और केआई में आई माइनस आयन क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो आई माइनस आयन है वो सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? इस तरह से एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अभी और इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे इसको। तो आयन क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये एडजॉर्ब होने के बाद क्या बनता है? ये जो पीपीटी होती है ना, ठीक है, आई नेगेटिव जैसे ही आता है तो यहाँ पे जो चार्जेस होता है ना, ये वाला जो चार्जेस है ना, ये देखो, एक तो ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज है बिल्कुल मिला के भी, ठीक है। जैसे आई नेगेटिव आता है तो एजी प्लस के ऊपर वापस प्लस चार्ज को क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। वैसे बहुत सारे एजी प्लस के पार्टिकल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एजीआई की जो पीपीटी बनी है ना, वो क्या आ जाएगी? पीपीटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी कोलॉइड के अंदर, है ना। और कैसा सॉल्यूशन बनता है यहाँ पे? नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बनता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड सॉल्यूशन बनेगा यहाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल क्या हुए? एडजॉर्ब हुए। दोबारा बताता हूँ, देखो, पेप्टाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ ए पीपीटी इनटू कोलॉइड्स। एक प्रेसिपिटेट का कोलॉइड्स में कन्वर्जन होता है आपका पेप्टाइजेशन, है ना। हमारे पास जो भी प्रेसिपिटेट है उसको यदि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर चेंज कर दे तो उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। जैसे मैंने AgNO3 और KI की रिएक्शन करवाई, तो मैंने KI एक्सेस में ले रखा है ना, ये बच गया है यहाँ पे 5 मोल, ठीक है। तो AgNO3 और KI से क्या बनेगा? AgI बनेगा। एजीआई की बनती है पीपीटी, एजीआई की येलो पीपीटी बनती है, ठीक है। अब ये एजीआई की जो येलो पीपीटी है ना, जो एक्सेस में रहता है ना, जो सॉल्वेंट एक्सेस में रहता है उससे कॉमन आयन का एड्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है। तो एजीआई और केआई में जो आयन कॉमन है वो आई नेगेटिव आयन कॉमन है। तो एजीआई की सरफेस के ऊपर आई नेगेटिव आयंस का क्या हो जाता है? एड्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे जो प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई नेगेटिव यहाँ आई नेगेटिव से रिपल करेगा, ठीक है। तो ये आई नेगेटिव एजी प्लस को छोड़ देगा यहाँ से, ठीक है। तो फिर एजी प्लस और आई माइनस है वो दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन होगा, आई नेगेटिव की अमाउंट ज्यादा आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे हो नहीं पाएगा, जो होगा वो वापस कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और तो इसके बारे में भी मैं और बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे ये फोकस करना है व्हाट इज द पेप्टाइजेशन। नहीं, पेप्टाइजेशन एक तरीका है एक पीपीटी को कोलोइड्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में इस पीपीटी को मैंने कोलोइड्स में चेंज किया है। किसके बेसिस पे चेंज किया है? केआई की बेसिस पे, ठीक है। केआई से क्या हुआ? कॉमन आयन का क्या हुआ? एड्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीटी को, वो सब्सटेंस जो पीपीटी को कोलोइड्स में चेंज करते हैं उनको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द पेप्टाइजिंग एजेंट? यहाँ पे एक टर्म आई है, पेप्टाइजिंग एजेंट। वो एजेंट या सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज करता है, ठीक है, वो होता है पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक, जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमारा वो क्या है? KI है। कहाँ है? यहाँ पे KI है ना। तो KI से तो मतलब आई नेगेटिव क्या हुई है? एडजॉर्ब हुई है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है।
कोई डाउट है इसमें? तनी सिंगला क्लियर हो गया? चलो, ये तो है आपके दो मेथड है, हमने दो मेथड डिस्कस किए, एक तो ब्रीडिंग आर्क मेथड, एक पेप्टाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ केमिकल मेथड्स भी है, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझो, पढ़ो और भूल जाओ, ठीक है। तो कुछ केमिकल मेथड भी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड में सबसे पहला है डबल डिकम्पोजिशन। क्या है? डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे हमारे पास एक आर्सेनिक का ऑक्साइड है AS2O3, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई S2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आयंस है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने 10th क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना, वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आर्सेनिक पे चार्ज है कितना? +3, और ऑक्सीजन पे है -2, यहाँ हाइड्रोजन पे है +1, सल्फर पे है -2, ठीक है। तो अब की बार आर्सेनिक है, प्लस वाला किससे जुड़ेगा? माइनस से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आर्सेनिक किसके साथ जुड़ जाएगा? सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो आर्सेनिक सल्फर के साथ मिलके क्या बना लेगा? कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा? AS2S3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AS2S3 बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ सल्फर कितने हैं? 3 है ना, तो यहाँ पे 3 ले लो आप, ऐसा कर लो, ठीक है। तो AS2S3 बन गया, प्लस बाकी का बन गया वाटर, बाकी का बन गया आपका वाटर, 3S2 बन गया वाटर, ठीक है। तो यहाँ जो मेटल का जो सल्फाइड सोल बना है, ठीक है, दिस इज द आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। तो ये बन गया कोलोइड, है ना, ये मेटल का क्या बन गया? सल्फाइड सोल बन गया। दिस इज द कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया आपका आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जब आप दो रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो, दो रिएक्टेंट की, तो उनमें आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। आर्सेनिक है वो सल्फर के साथ जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। तो बन गया यहाँ पे AS2S3, ठीक है। तो ये बन गया कोलोइड, है ना, ये आर्सेनिक का सल्फाइड सोल बन चुका है। तो इस प्रोसेस को हम डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और ये केमिकल मेथड है, बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे और भी डबल डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, है ना, आपके एनसीईआरटी में एक ही है, ठीक है, जिसमें आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाए, उसको हम डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा और वो कोलोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे H2S है आपके पास, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी रिएक्शन आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? यहाँ पे जो सल्फर है वो -2 में है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देगा तो किस में भेज देगा? -2 से 0 में भेज देगा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टर्बिडिटी बनेगी। क्या बनेगी? टर्बिडिटी ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ये सल्फर सोल बन चुका है। क्या बन चुका है? सल्फर सोल। टर्बिडिटी मतलब एक टर्बिडिटी का मतलब होता है एक तरह से गंदा सा पानी होता है ना, गंदे पानी जो मटमैला सा पानी होता है ना, इस टाइप की टर्बिडिटी होती है ना, वाइट टर्बिडिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आपने H2S की रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओगे तो वो सल्फर को -2 से 0 में भेज देगा और सल्फर सोल बन जाएगी, है ना। मैंने आपको मल्टी मोलिकुलर कोलोइड समझाया था, ठीक है। तो सल्फर है वो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कोई भी ले सकते हैं, सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन मेथड है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन के अलावा हम रिडक्शन भी करा सकते हैं, है ना। तो रिडक्शन भी देख लो यहाँ पे, रिडक्शन में क्या होगा?
रिडक्शन में क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे हम, ठीक है। जैसे आपको गोल्ड का सोल्ट बनाना है, ठीक है, तो मैं गोल्ड का सोल्ट ले लूंगा, दैट इज द AuCl3, ठीक है। अब AuCl3 का आप कराओ रिडक्शन, है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ Sn+2 में, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे +3 में है, ओके। तो आपको पता है Sn की जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है, तो ये खुद का तो करेगा ऑक्सीडेशन और गोल्ड का कर देगा +3 से 0 में रिडक्शन, ठीक है। तो गोल्ड को तो किस में भेज देगा, Au+3 से Au में भेज देगा, ठीक है, हाँ जी। और खुद है अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा, क्या बना लेगा, SnCl4 बना लेगा, ठीक है। +2 से कुछ इसमें चला गया +4 में, ना Sn की जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है, तो खुद तो चलाएगा SnCl2 से SnCl4 में, और जो AuCl3 में जो गोल्ड +3 है उसको किस में भेज देगा, गोल्ड में भेज देगा, ठीक है। तो ये गोल्ड का सोल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, गोल्ड सोल बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हमने डबल डिकम्पोजिशन डिस्कस किया है, ऑक्सीडेशन डिस्कस किया है, रिडक्शन डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से भी हम क्या बना सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बस किसी सॉल्ट का आप हाइड्रोलाइज करा दो, तो उससे आपको जो हाइड्रोक्साइड कोलोइड मिल जाएगा। जैसे FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया, मान लो इसका मैंने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस का बेसिक मीनिंग है वाटर के साथ रिएक्शन। तो FeCl3 चेंज हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस में, प्लस बाकी का जो भी है साइड प्रोडक्ट बनी जाएगा। तो ये भी आपको पता है FeOH का होल थ्राइस की भी क्या होती है, PPT बनती है, ठीक है। FeOH का होल थ्राइस की भी क्या बनती है, PPT बनती है, ये भी इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये रेड ब्राउन कोलोइड बनेगा, यहाँ पे कैसा बनेगा, रेड ब्राउन, ठीक है, कोलोइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड कोलोइड बन चुका है। तो इस तरह से फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से हम कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन का पार्ट कोलोइड्स का, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि एक्चुअल में जो कोलोइडल सॉल्यूशन की है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट केमिकल मेथड्स में? नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। properties of colloids, properties of colloids। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलोइड्स, चार्ज ऑन कोलोइड्स। अब जो कोलोइड्स के ऊपर जो चार्ज, मतलब मैं बात करूं, जितने भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, जैसे सपोज करूं एक मेरे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी। तो ये डीपी के पार्टिकल आपके सामने, ठीक है, डीपी के पार्टिकल है, ये किसके पार्टिकल है, डीपी के पार्टिकल। जितने भी डीपी के पार्टिकल होते हैं सब पे सेम चार्ज होता है, एक जैसा चार्ज होता है। जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है, तो यहाँ पे सारे डीपी के पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे ऑल डीपी पार्टिकल है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। अब यदि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये स्टेबल भी रहेंगे, क्यों रहेंगे, देखो सब पे एक जैसा चार्ज है, तो आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये पास पास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, पास पास नहीं आएंगे, ठीक है। यदि ये पास पास आ गए तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इसीलिए होती है कि जो डीपी के जो पार्टिकल होते हैं उसमें सारों पे कैसा होता है, एक जैसा चार्ज होता है ना। हाँ जी, जब एक जैसा चार्ज रहेगा तो इनमें आपस में रिपल्सन रहेगा और ये स्टेबल रहेंगे। यदि सिमिलर चार्ज, मतलब चार्ज खत्म हो गया, मान लो चार्ज फिनिश हो गया या अपोजिट चार्ज हो गया, तो ये जस्ट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जस्ट क्लोज आएंगे, है ना। और क्लोज आने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है
कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। सब पे क्या होता है, एक जैसा चार्ज होता है। चार्ज आता कहाँ से है, ठीक है, इस चीज को ही हम समझे, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप होने का एक तरीका तो ये है, चार्ज ऑन colloid is due to preferential adsorption of common ion from डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम से क्या होगा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा कॉमन आयन का, ठीक है। ध्यान दो, डिस्पर्जन मीडियम से क्या होगा, कॉमन आयन का प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा, जिसके कारण चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको केस लेके समझाता हूँ किस तरह से होता है। केस फर्स्ट, मैंने क्या किया, AgNO3 है और Ki को मिक्स किया, ठीक है। AgNO3 और Ki को क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लेते हैं, सपोज करो इसको मैंने एक्सेस में ले लिया, क्या कर लिया मैंने, एक्सेस में ले लिया, ये ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। हाँ जी, तो AgNO3 और जो Ki आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो AgI की पीपीटी बनेगी, AgI की क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ओके। हाँ जी, ठीक है। तो होगा क्या, जो एक्सेस में जो रिएजेंट होगा, ठीक है, ये बचा रहेगा, ये हमारे लिए किसकी काम करेगा, डीएम की तरह काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम की तरह। दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो ये AgI की जो पीपीटी बनी है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो AgI की पीपीटी है वो कॉमन आयन का एड्जॉर्प्शन करेगी अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो कॉमन आयन चेक कर लो, Ag प्लस आई माइनस के प्लस आई माइनस, तो डीएम और जो पीपीटी है उसमें जो कॉमन आयन है वो आई माइनस है, तो आई माइनस आयन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा, ठीक है। यदि नेगेटिव चार्ज का एडजॉर्प्शन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बनेगा, ठीक है। एक तो ये केस हुआ। दूसरा, मैं उल्टा कर लेता, रिवर्स कर लेता, ऐसा हो जाता, मान लो AgNO3 प्लस Ki, मैंने एक्सेस में लिया AgNO3 को, ठीक है। तो पीपीटी तो वही बनेगी, AgI की बनेगी। बताओ अब की बार कौन से आयन का एडजॉर्प्शन होगा और कैसा कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा इस केस में, विच आयन विल एडजॉर्ब एंड विच टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन विच फॉर्म। यदि मैंने AgNO3 को एक्सेस में लिया है तो AgNO3 को मैंने एक्सेस में लिया है तो कौन सा बनेगा, आपके बार क्या बनेगा, पॉजिटिव वाला बनेगा, ठीक है। अब की बार जो एडजॉर्प्शन होगा कॉमन आयन कौन सा है, Ag प्लस है, देखो पीपीटी है, AgI की है, कॉमन आयन चेक करो, ये डीएम की तरह काम करेगा आपके लिए अब की बार, तो Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है। तो अब की बार Ag प्लस आयन का क्या होगा, एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो डेवलप हो पाता है। हाँ, दोनों इक्वल स्टेबल ही होंगे। हाँ जी, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन में कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट इन प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, ए चार्ज ऑन कोलॉइड, दोनों केस क्लियर है। ये क्लियर है तो आगे मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस कराता हूँ। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशन की वो है एक और चीज यहाँ पे देखो बता देता हूँ ना, एक और एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करा देता हूँ मैं आपको। देखो
जैसे मान लो AGI की जो PPT बनी थी ना, ठीक है, उसके ऊपर आई नेगेटिव या किसी का भी एडजॉर्प्शन हुआ है, मान लो आई नेगेटिव का हुआ एडजॉर्प्शन, ठीक है, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेयर बनी है ना, ये नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिक्स लेयर। ये लेयर क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। फिलहाल ये जो लेयर है वो फिक्स हो गई है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्स लेयर। क्या बोलते हैं? फिक्स लेयर बोलते हैं। अब देखो जो रिमेनिंग और जो पार्टिकल बच चुके हैं, जैसे मैंने AgNO3 की KI से रिएक्शन कराई, तो AgI प्लस क्या बनेगा? KNO3 बनेगा, है ना, KNO3 माइनस, ठीक है। और KI के देखो यहाँ पे KI है, KI से I नेगेटिव क्या हो गया? एडजॉर्ब हो गया, तो बाकी क्या बना है? KNO3। अब KNO3 में भी जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? इस तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह से इसके चारों तरफ, ठीक है। कुछ पार्टिकल है वो इस तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी रिमेनिंग पार्टिकल है वो इस तरह से डिफ्यूज होंगे, है ना। तो एक दूसरी लेयर और बनती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर, ठीक है। होता क्या है, इस पे चार्ज है नेगेटिव, इस पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव या जो भी है ना। तो ऑपोजिट चार्जेस के कारण इन दोनों लेयर के बीच में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल, है ना। जो फिक्स लेयर है और जो डिफ्यूज लेयर है उसके बीच में क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम जिटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? जिटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द जीटा पोटेंशियल आपसे पूछे, ठीक है। तो जब भी प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ जो कॉमन आयन होता है, तो वहां पे एक तो होती है फिक्स लेयर, उसके हिसाब से कोलॉइड्स का चार्ज डिसाइड होता है। एक तो होती है फिक्स लेयर जिसके हिसाब से कोलोइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो डिसाइड होता है कि नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा। उस फिक्स लेयर के सराउंड में और भी लेयर बनती है, वो एक तरह से फिक्स नहीं होगी, है ना, उसमें क्या रेंडमली रीअरेंज होंगे पार्टिकल्स है, उसको हम डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जो पोटेंशियल डिफ्यूज लेयर और जो फिक्स लेयर के बीच में डेवलप होता है उसको हम जिटा पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपसे पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स लेयर इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, इसका एनसीईआरटी में भी डायग्राम गिवन है, आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट जो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? देखो लेटस मैंने एक सेल ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, तो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, एनोड और कैथोड। ये बैटरी लगा दी मैंने, और यहाँ पे मैंने एक कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया मैंने? कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। सॉल्यूशन, मान लो मैंने पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन फिल किया है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है। तो बताओ क्या फिनोमिना होगी अंदर? अब इस सेल के अंदर क्या फिनोमिना होगी, अंदर क्या इवेंट होगा? यदि मैंने पॉजिटिव कोलोइड फिल कर दिया और बैटरी को ऑन कर दिया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कोई आइडिया आपको? देखो यदि आपने एक पॉजिटिव चार्ज वाले कोलोइडल सॉल्यूशन को इस सेल में भर दिया, ठीक है, तो जो डीपी के पार्टिकल है ना, कोलोइड में जो चार्ज पार्टिकल है वो डीपी के पार्टिकल है। तो डीपी के जो पार्टिकल है, जो कोलोइड के पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे। किसकी तरफ आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएंगे? अक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएंगे? अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप ज्यादा देर तक रखोगे तो जो इलेक्ट्रोड का जो नेगेटिव चार्ज है ना, और कोलोइड का जो पॉजिटिव चार्ज है,
वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, मतलब कोलॉइड की सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो फिनिश हो जाएगा। इससे आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यदि आपने पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिल किया है, तो जो डीपी के पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे और वहां पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उससे उनका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जिससे उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टुवर्ड्स oppositely charged electrode, the movement of colloidal particle towards oppositely charged electrode is known as electrophoresis। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या काम आया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या कर सकते हैं, कोलोइड के ऊपर जो चार्ज है उसका पता कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सैंपल दे दिया मैंने, है ना, मैंने आपसे पूछा है इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने से क्या होगा, जो कोलोइडल पार्टिकल है वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो जिससे हमें चार्ज का पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से चार्ज का क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई डाउट है? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, यदि आप थ्योरी लिखना चाहो तो मूवमेंट ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे हमें कोलोइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो कंफर्म पता चल जाता है। हाँ, नेगेटिव लेंगे ना, यदि नेगेटिवली चार्ज कोलोइड लेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, फिर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। एक और फिनोमिना है यहाँ पे देखो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। हाँ जी, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, सोलवेंट पार्टिकल का मूव करना, है ना, आपने पहले ही पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर, सोलवेंट, है ना। तो हमारे लिए सोलवेंट क्या है, डीएम है। क्या है, डीएम। यदि आप क्या करो, जो डीपी के पार्टिकल जो जा रहे हैं इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, उसको कैसे जैसे करके आप स्टॉप कर दो, समहाउ आप कैसे भी स्टॉप कर दो। ठीक है, और यदि जो डीएम के पार्टिकल है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, उसको हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। डीएम के पार्टिकल पे भी क्या होता है, सेम चार्ज होता है ना, डीएम के पार्टिकल पे भी क्या होता है, सारे पे सेम चार्ज होता है ना। डीपी के पार्टिकल पे सेम चार्ज होगा, डीएम के पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। तो यदि डीपी के पार्टिकल के मूवमेंट को हम कैसे जैसे करके रोक दे, है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, तो फिर डीएम के पार्टिकल का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। एक डेफिनेशन छोटी सी एनसीईआरटी में ध्यान देना, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस फिनोमिना क्या होती है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में तो मूवमेंट होता है किसका, डीएम के पार्टिकल का, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मूवमेंट होता है वो होता है डीपी के पार्टिकल का। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव करता है, डीपी पार्टिकल। कौन मूव करेंगे, डीपी के पार्टिकल ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में कौन मूव करेगा, डीएम पार्टिकल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है, उसको आप ध्यान रखो। एक और मैं आपको चीज बताऊं, देखो आपने पहले पढ़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पढ़ा है कभी, चलो नहीं सुना होगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली सॉल्यूशन की पीएच से डिसाइड होता है। ठीक है, यदि हम कोलोइडल सॉल्यूशन की पीएच को इस तरह से चेंज कर दे, मान लो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको मैं इस तरह से चेंज कर दूं कि मूवमेंट है वो किधर भी ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो ना नेगेटिव चार्ज की तरफ हो। ठीक है, मैं पीएच को चेंज कर दूं, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो पीएच, ठीक है, जिसके ऊपर नो नेट मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में
ठीक है, वो होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? पीएच ऑफ colloidal solution, pH of the colloidal solution at which there is no movement of colloidal particle. There is no movement of colloidal particle in the presence of electric field. In the presence of electric field. तो ये मूवमेंट क्यों नहीं होगा? ये सॉल्यूशन की पीएच है, उसको चेंज करने से क्या होगा? जो कोलोइडल के ऊपर जो चार्ज है वो एक तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की पीएच चेंज करने से। ठीक है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? बताओ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? बताओ। मेरी मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है? अब ऐसे तो है नहीं कि कुछ चमत्कार कर दिया। पीएच चेंज करने से क्या होगा? जो चार्जेज है ना वो क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने ना पीएच को चेंज करोगे तो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो वो क्या कर देगा? जो कोलोइड पार्टिकल की जो चार्ज है ना उसको क्या कर देगा? फिनिश कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा? कोलोइड पार्टिकल क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोलोइड होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कोलोइडल पे चार्ज पॉजिटिव है, कौन से पे नेगेटिव है? मतलब प्रैक्टिकली तो हम पता कर सकते हैं, और थ्योरेटिकली कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको कुछ एनसीईआरटी के जो एक टेबल गिवन है उसमें जो कोलोइडल के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं पॉजिटिवली कोलोइड के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखो। एक तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के सारे सोल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एक मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद जो ब्लड होता है ना, इंपॉर्टेंट है। ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन में Fe+3 होता है। ठीक है, तो Fe+2 होता है, तो ब्लड होता है, ये भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने भी बेसिक डाई है, ठीक है, जो बेसिक डाइज होती है जैसे मिथाइलिन ब्लू है, इन पे भी चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी एग्जांपल तो आपको आनी चाहिए। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ब्लड और मिथाइलिन ब्लू। इसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है उनके एग्जाम्पल क्या क्या है? नेगेटिव वाले, उसमें मेटल के जितने भी सोल है, गोल्ड सोल है ना, ये सारे मेटल सोल है, ये सारे नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण। और मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड है वो भी नेगेटिव होते हैं। और जितने भी लायोफिलिक कॉलोइड है जैसे स्टार्च है, ठीक है, जिलेटिन है, ठीक है, गम है, क्ले है ने, ये चारकोल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और एसिडिक डाई, बेसिक डाई तो क्या थी? पॉजिटिव, और जो एसिडिक डाई होती है वो नेगेटिव होती है। एसिडिक डाई में जैसे इयोसिन हो गई, ये डाइज के नाम है, पोंगो रेड है, तो ये सारे क्या होते हैं? नेगेटिव के अंदर आएंगे। तो ये आपको टेबल भी अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा याद भी करने वाला है, थ्योरेटिकल सा पार्ट है। तो इतना आप कल पढ़ के आओ, है ना। उसके बाद हम कल जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइड को कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू सून।